हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है और इस टाइम पे आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। सो इसलिए आप पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखिए। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग क्लास 12 के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लेक्चर नंबर 10, और जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, या बोल सकते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब आप सोचोगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हमने पढ़ा था, ये तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आ गया। कोई नहीं, वो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेज है, बट ये ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है। रेसिस्टेंसेज जैसे हम कनेक्ट करते थे ऐसे ही हमारा सेल्स अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो कैसे हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार होने वाला है। लेकिन लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 to 9 नहीं देखे हैं, ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, आप उसको टच करिए और वहां से लेक्चर नंबर 1 to 9 भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सो वेलकम। सो हम लोग शुरू करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो अगर हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात करें तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज, ओके, एंड दूसरा होता है इन पैरेलल। तो इन सीरीज और पैरेलल 2 टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा एक मिक्स्ड सेल्स भी होते हैं, ग्रुपिंग ऑफ मिक्स्ड सेल्स। उसमें क्या होता है कि हम सीरीज और पैरेलल को दोनों को मिक्स कर देते हैं। लेकिन हम अभी जो पढ़ने वाले हैं पहले सीरीज और पैरेलल, इसको समझते हैं। तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग इन सीरीज। तो बेसिकली अगर हम सीरीज की बात करें तो उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम सेल्स कनेक्ट करते हैं, उनके साथ में इंटरनल रेसिस्टेंस, सेल्स उसके साथ इंटरनल रेसिस्टेंस, सेल उसके साथ इंटरनल रेसिस्टेंस और सेल उसके साथ इंटरनल रेसिस्टेंस। एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी हम कनेक्ट करते हैं इसमें। इसका EMF E सबका EMF सेम है E, इंटरनल रेसिस्टेंस सबकी सेम है R। और अगर हम बात करें जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R, करंट I इसमें फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं इसमें हम कई चीज़ें सीखेंगे कि हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसमें टोटल EMF यहाँ कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके अलावा इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस और करंट। तो सबसे पहले हम लोग ये पहले करने वाले हैं, उसके बाद करंट देखेंगे। तो अगर हम बात करें ई, इसमें जितनी भी बैटरीज हैं उन सब का, अगर n बैटरीज हमने कनेक्ट कर रखी हैं तो n बैटरीज का जितनी भी बैटरीज हैं उन सभी बैटरीज का EMF जो है वो ई है, ईच। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बात हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब सेल्स जो हैं, अगर या फिर ऐसे बोल लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सीरीज के अंदर डिवाइड होता है और करंट सेम रहता है। इन सीरीज करंट तो हमारा सेम रहता है बट EMF जो होता है या पोटेंशियल जो होता है वो डिवाइड होता है। तो ये सीरीज है, सीरीज के अंदर EMF हमारा जो है वो डिवाइड होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस एन तक हमें ऐड करना पड़ेगा। सो इट विल बी NE। इफेक्टिव इसका कितना हो जाएगा, NE, ठीक है। टोटल EMF हो जाएगा NE। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस की, तो बेसिकली ये सीरीज में कनेक्ट है और सीरीज में जो रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश। सो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, N तक R है तो ये हो जाएगा NR। अब इसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी कनेक्ट है, वो भी सीरीज में ही कनेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा R प्लस NR। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं करंट। तो I इज इक्वल्स टू, अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस। तो बेसिकली पोटेंशियल यहाँ पे EMF हम बेसिकली लेंगे, तो टोटल EMF अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली I इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, अगर हम वैल्यू देखें टोटल EMF की तो NE, और टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू देखें तो
आर प्लस एन आर। तो आई इजिकल्स टू जो निकल के आया वो कितना निकल के आया माय डियर स्टूडेंट्स, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब इसमें दो केसेस भी होते हैं, जो कि बहुत शानदार बात है। ये जो दो केसेस हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं, उस केस में हम मान रहे हैं कि आर जो हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर। मतलब इतना बड़ा है कि इसके सामने जो टोटल अगर हम इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो ना के बराबर है, निग्लिजिबल है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो I इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर, एन आर तो ये तो नेग्लिजिबल है, यानी कि है ही नहीं एक तरीके से, तो अपॉन में हो जाएगा आर। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि ये वैल्यू जो है ये वैल्यू जीरो हो गई या नेग्लिजिबल है ही नहीं एक तरीके से। अब सेकंड केस क्या है? उस केस में R इज वेरी वेरी, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन इफेक्टिव ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। उस केस में अगर हम बात करें तो I इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन, यहां पे R तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल हो गया, तो एन आर, तो एन आर, तो एन एन कैंसिल अगर कर देते तो I इज इक्वल्स टू कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, E अपॉन आर। क्लियर? अब यहां पे एक और बात समझने वाली है। अगर हम दोनों केसेस में देखें तो दोनों केसेस में करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? इसमें या फिर इसमें? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू जब ज्यादा है तब, या फिर इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तब? कब ज्यादा है? किस में करंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है? बेसिकली अगर हम बात करें जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है उस कंडीशन में हमारा करंट की वैल्यू भी ज्यादा है, क्योंकि ये है I इक्वल्स टू E अपॉन आर, यहाँ पे I इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर, एन का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। सो रिमेंबर दिस थिंग, एक्सटर्नल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, एन आर मीन्स एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू जब इंटरनल रेसिस्टेंस से काफी ज्यादा है तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? व्हेन external resistance is very very greater than internal resistance then I is maximum, remember this thing। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तो अब हम शुरू करने वाले हैं पैरेलल। अरे पैरेलल नहीं, पैरेलल एक ही बात है, पैरेलल और पैरेलल थोड़ा सिमिलर सा है। तो अब बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल के लिए पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। उसमें हमें क्या करना है, सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है। ये लगा दिया मैंने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 सेल्स लिए हैं, लेकिन ये कंटिन्यू सेल्स ऐसे ही कनेक्टेड हैं। तो E इनका भी EMF E, इनका भी EMF E, इंटरनल रेसिस्टेंस R R R, और जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो कर रहा है I, और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे बात कर रहे, एक बात समझ लेनी है, ये जो डायग्राम है इसमें मैंने 3 रेसिस्टेंसेस 3 सेल्स शो करी हैं, ऐसे ही करके ये कंटिन्यू 4 5 n सेल्स तक कनेक्टेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, EMF। तो EMF का हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब सीरीज की अभी हमने बात करी थी तो सीरीज में क्या हो रहा था, EMF हमारा डिवाइड हो रहा था, करंट सेम रह रहा था। लेकिन पैरेलल के अंदर जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, EMF जो है वो सेम रहता है, EMF सेम रहता है हर सेल में, बट जो करंट है वो डिवाइड होता है। समझ आ रहा है? EMF सेम रहता है, पैरेलल के अंदर EMF सेम रहेगा, करंट डिवाइड करेगा। तो बेसिकली इसका अगर इफेक्टिव हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी सेल्स हैं उनमें सब में EMF सेम ही रहने वाला है, तो इफेक्टिव EMF कितना होगा इसका, E। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस की, तो इंटरनल रेसिस्टेंस अगर बात करें, जो अगर पैरेलल में रेसिस्टेंस कनेक्ट होती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है 1/R, क्योंकि R जो इंटरनल रेसिस्टेंस है सबकी सेम है, तो डैश 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 n तक ऐसे ही चलने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा 1/R डैश इक्वल्स टू n/R। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो R डैश इक्वल्स टू R/n। तो इंटरनल रेसिस्टेंस हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, R/n।
n। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल रेसिस्टेंस की। इफेक्टिव हमने इसका कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके साथ ये क्या है, सीरीज में। जब ये सीरीज में तो हम क्या करेंगे, r प्लस स्मॉल r अपॉन n। दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव या टोटल रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। अब हम कैलकुलेट करेंगे करंट। तो करंट I इजगल्स टू, सेम फिर से हमें करना है, टोटल EMF अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। अब टोटल EMF की अगर बात करें तो I इजगल्स टू टोटल EMF की वैल्यू कितनी है, E। और अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो वो कितनी है, R प्लस R अपॉन N। ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला यहां निकल के आया। जैसे उसमें 2 केस थे, ऐसे इसमें भी 2 केसेस हैं। तो पहला केस हम समझते हैं। पहले केस में क्या है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R अपॉन N। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R अपॉन N। तो R अपॉन N से बहुत बड़ा है, यानी कि ये वाला जो टर्म है वो नेग्लिजिबल है। तो क्या रह गया, I इज इक्वल्स टू E अपॉन R। ओके, क्योंकि ये टर्म तो हो गया हमारा नेग्लिजिबल, तो ये हो गया E अपॉन R। सेकेंड केस हमारा क्या है, R इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R अपॉन N। ठीक है, एक में हमने बड़ा मान लिया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को, एक में हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को छोटा मान लिया। और इतना डिफरेंस है इनके बीच में कि एक के कंपैरेटिवली दूसरे की वैल्यू बहुत कम है, यानी कि एक तरीके से बोल लो कि ना के बराबर ही है। सो बेसिकली अगर यहां बात करते हैं तो इट विल बी I इज इक्वल्स टू E अपॉन, क्योंकि यहाँ पे R की वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबल हो गई, तो R अपॉन N, यानी कि R अपॉन N है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू NE अपॉन R। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो डिफरेंस समझना है, उसमें क्या हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है वो डिफरेंस देखो आप। यहाँ पे जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है उस कंडीशन में करंट की वैल्यू कम है, लेकिन जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू कम है उस कंडीशन में करंट की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि N का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ध्यान रखना है इस बात को, व्हेन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज स्मॉलर देन इंटरनल रेसिस्टेंस, इफेक्टिव ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, देन करंट इज मैक्सिमम। क्लियर, उसमें जस्ट उल्टा था, इसके कंपैरेटिवली उसमें जस्ट उल्टा सीन था। उसमें क्या था, व्हेन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज ग्रेटर देन इफेक्टिव ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, उस कंडीशन में करंट की वैल्यू ज्यादा थी। लेकिन यहां पे जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस स्मॉलर है किसके कंपैरेटिवली, इफेक्टिव ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंसेस, उस कंडीशन में करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोट्स बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको कैसा लगा ये टॉपिक जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये टॉपिक पढ़ के कैसा लगा। और इसके साथ साथ जो लोग पहली बार आए हैं चैनल के ऊपर, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। इसके साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ और अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ अपने बोर्ड एग्जाम्स में। सो विश यू ऑल द बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।